बच्चे, we are going to discuss accounting standard 18 MCQ from ICS study material. According to AS 18, related party disclosure, which one of the following is not a related party of स्काईलाइन लिमिटेड? स्काईलाइन लिमिटेड कह रहे कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं है? अ शेयर होल्डर जो है स्काईलाइन लिमिटेड का ओन करता है बेटा 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। एक एंटिटी प्रोवाइड करके चल रही है बैंकिंग फैसिलिटी स्काईलाइन को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। एक एसोसिएट जो है स्काईलाइन लिमिटेड का और केएमपी स्काईलाइन लिमिटेड का, बेटा ये रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा, एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा और केएमपी भी कवर हो जाएगा। कौन सा रिलेटेड पार्टी नहीं है? जो बैंकिंग फैसिलिटीज है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो आपका रिलेटेड पार्टी के अंदर कवर नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन? ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रू और फॉल्स? कहेंगे ए पार्टी इज रिलेटेड टू अ पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर पार्टी इफ इट इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाय। बिल्कुल ठीक है। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि वो रिलेटेड होती है अगर ज्वाइंटली कंट्रोल होती है। अ पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स। दूसरी पार्टी से रिलेटेड अगर वो कंट्रोल करके चल रही है, ठीक है, जिसको पार्टी को हम कंट्रोल करके चल रहे हैं दैट इज रिलेटेड। तो बेटा आपके दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो डी एंड डी होना चाहिए, ट्रू एंड ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी नहीं है एज पर एएस 18। क्या एक डायरेक्टर एंटिटी का रिलेटेड पार्टी होता है? सर ये रिलेटेड पार्टी होता है। पेरेंट कंपनी एंटिटी की रिलेटेड पार्टी होती है। एक शेयर होल्डर जिसके पास क्या है 1% स्टेक है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। स्पाउस ऑफ द एमडी, बेटा रिलेटिव ऑफ केएमपी के अंदर कवर हो गया, तो ये भी आपका रिलेटेड पार्टी कवर हो जाएगा। अगला, एएस 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड अ प्राइस इज चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। क्या बेटा प्राइस चार्ज होना जरूरी है? आंसर है नो, तो ऑप्शन इज फॉल्स। According to AS 18, related party disclosure, parties are considered to be related if and only if at the end of the reporting period, one party has the ability to control or exercise the significant influence over the other party in making the financial or operating decision. बेटा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कह रहे हैं कि इफ एंड ऑफ ओनली एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तभी उसको हम रिलेटेड पार्टी मान के चलेंगे इफ वन पार्टी हैज एबिलिटी की वो कंट्रोल कर सकती है अदर पार्टी को, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। तो बेटा मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी बच्चे क्या है? फॉल्स है। ठीक है, चलिए बेटा अब हमने करके चलना है AS 20। बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 MCQs। बेटा AB कंपनी लिमिटेड जो है उसके 1 लाख कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है ऑन January 1। बेटा जुलाई 1 को क्या करे? 50,000 शेयर और इशू करे, और 25,000 शेयर जो है वो रीएक्वायर करे हैं September 1 को, यानी बाय बैक हुआ है। बेटा अब 1 लाख शेयर जो है वो कितने मंथ्स थे? 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई, 6 महीने। तो प्रोपोर्शनेट निकालेंगे 50,000 आ जाएगा। फिर आपके पास 1.5 लाख शेयर जो है वो कितने टाइम है? 1.5 लाख शेयर जो है बेटा आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, जुलाई एंड अगस्त। तो 1.5 लाख इंटू 2/12 कितना आ जाएगा? 25,000। फिर आपने 25,000 शेयर जो है वहां पे बाय बैक करे हैं, तो आपके आ जाएंगे 1,25,000 शेयर, वो रहेंगे 4 महीने। बेटा कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 41,667। टोटल करिए बेटा 116667 आपका आ जाएगा। ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर ट्रीटेड एज अ डिल्यूटिव व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर कन्वर्जन से क्या होगा? डिल्यूटिव बेटा को तभी मान के चलते हैं अगर आपका नेट प्रॉफिट पर शेयर रिड्यूस होता है। ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशंस एज पर AS 2, इक्विटी शेयर्स जो कि इशूएबल है अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द सर्टेन कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, वो कैसे कहलाएंगे? वो कहेंगे कंटीजेंटली इशूएबल शेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन केस अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है बेटा वो कैंसिल हुए ड्यूरिंग द ईयर, क्या उनको कंसीडर करा जाता है? कितने टाइम पीरियड के लिए कंसीडर करके चलते हैं? बिगिनिंग ऑफ ईयर से टिल द डेट दे आर कैंसल्ड। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर जो होते हैं आर ऑलवेज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ बेसिक, always considered part of diluted depending upon the entitlement of dividend to shareholder, it will be considered as part of basic or diluted, considered as a part of basic or diluted depending upon the accounting policy of the company। बेटा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। बेटा डिविडेंड एंटाइटलमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पार्ट होगा बेसिक का और डिल्यूटेड का। ठीक है, ऐसा केस में भी। तो बेटा आपके एएस हमने कवर कर दिए 18 एंड 20। चलिए बेटा उसके बाद AS 24 पे आ जाओ। AS 24 की अगर हम बात करके चलें, कह रहे हैं AB ने डिसाइड करा कि वो डिस्पोज ऑफ करके चलेंगे क्लोथिंग डिवीजन एज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी।
ठीक है जी, क्लोजिंग पोजीशन को बेटा डिस्पोज ऑफ करके चल रहे हैं। डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल है 1 मार्च, फॉर्मल अनाउंसमेंट करिए 15 मार्च को, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ 1 जुलाई को, और रिपोर्टिंग डेट आपको दे रखी है 31 मार्च 2021। बेटा क्या टेस्ट करके चल रहा है यहाँ पर, आपको कह रहे हैं कि डेट बताओ इनिशियल डिस्क्लोजर की जो है वो क्या होगी। बेटा इनिशियल डिस्क्लोजर की जो इवेंट होता है, डेट कब हम आइडेंटिफाई करके चलते हैं, ठीक है, जहां पर एक अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है और एक अप्रूव्ड डिटेल फॉर्मल प्लान हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखो क्या है, आपका देखेंगे बेटा, देखो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो होता है वो कब अकर होता है, अर्लियर ऑफ, ठीक है, पहला। जो एक एंटरप्राइज है वो एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर क्या कर दिया है, एंटर कर चुका है, तो एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में हम एंटर कर चुके हैं। दूसरा क्या होता है, पहला अर्लियर ऑफ 1 और 2, एंड व्हाट इज सेकंड, एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान जो है वो अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, और एक अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। ठीक है, तो प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, फॉर्मल अनाउंसमेंट कर चुके हैं 15 मार्च को, और सेल एग्रीमेंट हम बाइंडिंग एग्रीमेंट कर चुके हैं 1 जुलाई को। अब 15 मार्च और 1 जुलाई में से अर्लियर कौन सा है, सर 15 मार्च। तो 15 मार्च आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। बेटा इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसीक्यू आपके पेपर के लिए। टू क्वालिफाई एज अ कंपोनेंट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, द कंडीशंस टू बी met in are: A, the operating assets and liabilities of the component can be directly attributed to it. Its revenue can be directly attributed to it. At least a majority of the operating expenses can be directly attributed. बेटा कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए क्या कंडीशन बेटा मेट होनी जरूरी है। बेटा उसके ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, ठीक है। सेकंड, रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड इट, और मेजॉरिटी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है तीनों ही है बेटा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। A discontinuing operation is a component of an enterprise that represent a separate major line of business or geographical area of operation। बेटा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है जी। A discontinuing operation is a component of enterprise that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose, ये भी बिल्कुल सही है। A discontinuing operation is a component of enterprise that may or may not be distinguished operationally, may और may not भी नहीं सर, ये इनकरेक्ट हो गया। अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में बी डिस्पोज ऑफ इन एंटायरिटी और इन पीसमेल बट परसुएंट टू एन ओवरऑल प्लान, बिल्कुल सही तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करके चलनी है यहाँ पर भी। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट बट दैट डज नॉट मीन दैट ऑल द इनफ्रीक्वेंट इवेंट आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ट्रू है सर ये, ठीक है। द फैक्ट ऑफ अ डिस्पोजल ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अंडर AS 24 would always raise a question regarding the enterprise ability to continue as a going concern। कहेंगे जो फैक्ट है कि हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है एक कंपोनेंट, इज अ क्लासिफाइड, क्या बेटा ये रेज करेगा क्वेश्चन गोइंग कंसर्न के ऊपर, आंसर है नो। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोनों स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ के देख लेंगे बेटा, करेक्ट है वो। फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन। बेटा रिकॉग्नाइज करने के लिए और मेजर करने के लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इफेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। An enterprise shall include a description of the discontinuing operation in its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which initial disclosure event occurs। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, एक एंटरप्राइज को इंक्लूड करना होगा जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस पीरियड से, फ्रॉम द पीरियड जिसके अंदर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर हुआ है। बेटा ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा बेटा थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड होता था, हमने इसके अंदर पूरा का पूरा पढ़ रखा है ये चीजें, ठीक है, जब हमने ये स्टैंडर्ड पढ़ा। चलिए बेटा,